शेयर मार्केट के इस कोर्स में अब हम लोग आगे शेयर मार्केट का क्या चीज़, शेयर मार्केट, हाँ, शेयर मार्केट का हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्या, शेयर मार्केट का हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्या कि शेयर बाजार का इतिहास क्या है। आपको है जो इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब आप सही से शेयर मार्केट का इतिहास को नहीं समझिएगा, तब तक आपको कुछ दिक्कत होगा और आगे चल के थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि शेयर मार्केट जो है वो किस तरह से बना है, शेयर मार्केट बनने का वजह क्या है। ये सब बहुत सारे आपके प्रश्न आपके मन में आने लगेगा। इसलिए हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट का इतिहास क्या है, शेयर मार्केट किस वजह से बना है। आज जो हम लोग इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वे किस वजह से इन्वेस्ट करते हैं, आज इसी पर है जो क्लास को शुरू करेंगे और समझेंगे। आप है जो शेयर मार्केट के इतिहास के बारे में भी जानिए, ये इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट करने के लिए सिखाइए, बिजनेस के बारे में सिखाइए, लेकिन आप इतिहास के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, इतिहास किसी भी चीज़ के बारे में जानिए, जब तक आपको उसके इतिहास के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप पूरे तरह से आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जान पाइएगा। आपको किसी चीज़ के बारे में पूरे बेहतरीन तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से समझना है तो उसका इतिहास के बारे में समझना जरूरी है। जब आप इतिहास के बारे में किसी चीज़ के जान जाते हैं तो उसके बारे में समझना आसान हो जाता है। ठीक, आप मैथ भी पढ़िए, आप मैथ में जो कमज़ोर क्यों हैं, चाहे और साइंस में कमज़ोर क्यों हैं, क्योंकि आप है जो सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ है जो इसे सिर्फ मैथ में फार्मूला रट रहे हैं, और वो मैथ क्यों बना है, किसने बनाया, इसका वजह क्या है, ये सभी इतिहास हम लोग जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तब है जो यहाँ मैथ में, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चीज़ में दिक्कत होता है। इसलिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसके पीछे का क्या कारण है, क्या वजह है, ये समझिए। जब आप ये समझ जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। लेकिन आप इतिहास के बारे में जो समझना नहीं चाहते हैं, इतिहास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मानिए, ये इतिहास जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है। अपने बारे में जानने से के लिए इतिहास के बारे में जानना होगा, समझे। तो इसीलिए जो शेयर मार्केट के बारे में आए हैं सीखने के लिए, तो इसका इतिहास जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस शेयर मार्केट का इतिहास के बारे में जानना शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, शेयर बाजार का, ये जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार का इतिहास बहुत पुराना है, समझे। शेयर बाजार का इतिहास बहुत पुराना है। हम है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट करेंगे। उससे भी पहले है जो शेयर मार्केट तो नहीं था, लेकिन फिर भी है जो मार्केट बिजनेस होता था वो बिल्कुल इस शेयर मार्केट की तरह होता था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। वे अपना, जब आप खुद का है जो वेद पुराण पढ़िएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो वे करेंगे शेयर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो वहीं से जो करते हैं, तो शेयर मार्केट का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या इतिहास, तो शेयर मार्केट का इतिहास तो पुराना है, ठीक ना। लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ ये समझ लेते हैं। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जहाज से व्यापार करती थी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कि VOC भी बोलते हैं, ठीक, क्या, जिसे हम लोग है जो VOC भी बोलते हैं। ये आखिर अंत में फिर जो किस तरह से इंडिया पर कब्जा किया ये सब कुछ छोड़ देते हैं। मैंने जो शेयर मार्केट के बारे में जानने आए हैं, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर और शेयर मार्केट में क्या कनेक्शन है वो भी समझेंगे। ये नहीं जानेंगे कि किस तरह से व्यापार कर रहा था तो क्या हुआ था, किस तरह से जो भारत को हड़पा, किस तरह से जो, ये सब ये अलग मैटर है। लेकिन जो हम लोग समझेंगे वे शेयर मार्केट और डच ईस्ट इंडिया में क्या संबंध है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था वह जहाज से व्यापार करता था, ठीक है। तब
जब है जो व्यापार करता था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तब है जो आधे से अधिक जहाज वापस नहीं लौटता था। है जो डच ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी के जो जहाज है जो जाता था किसी दूसरे देश में ट्रेड करने, व्यापार करने, तो वहाँ पे जो कुछ जहाज, बहुत सारे, अधिकतर जहाज नहीं लौटता था। इसका वजह क्या था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज था वे इसलिए नहीं लौट पाता था क्योंकि वे खो जाते थे किसी क्योंकि उस समय मैप का खोज नहीं हुआ था, नक्शा का खोज नहीं हुआ था। तो किस दिशा में जाना है, किस रास्ता से जाना है, यही नहीं समझ में आ रहा है। जहाज तो निकाल दिए और व्यापार करने के लिए निकल गए, लेकिन किस रास्ता से जाना है यही नहीं पता है। जो रास्ता से गए वे रास्ता ही भुतला गए। मैप पर आता तब ना पता चलता कि किस रास्ता से जो जाना है और किस रास्ता से जो आना है, लेकिन मैप तो था ही नहीं। जब मैप नहीं था तो ये जो बहुत सारे जो जहाज था वो खो जाता था। ठीक है, कि किसी दूसरे देश में गया तो जाना था कहूँ और फिर कहा चल गया लंदन, इंग्लैंड, कहीं भी, समझे। तो ये जो आधा से जो ज़्यादा जहाज था वो वे नहीं लौटता था, इसलिए क्योंकि वे कभी खो जाता था या फिर कभी ये जो नष्ट हो जाता था। यानी कि तूफान आया, समुद्र में जानते हैं कि समुद्र शांत है तो शांत है, लेकिन जैसे तूफान आया तो उसका शांति बिगड़ जाता है। कोई भी मनुष्य हो, जब तक मनुष्य शांत, जो मनुष्य शांत है उसको शांति ही रहने दीजिए। अगर जिस दिन शांत रहने वाला मनुष्य अगर तू गड़बड़ी करने लगे, उसके अंदर तूफान आ जाए, तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, समझे। तो इंसान हो या फिर समुद्र हो, जो शांत है उससे शांत ही रहने दो। उसको जो इधर उधर छेड़ने की कोशिश नहीं किया जाए। अगर छेड़ने का कोशिश कीजिएगा तब तो जाएगा। देखिए, लोग है जो कचरा भी है जो फैलाते हैं, बहुत है कचरा लेकर और है जो समुद्र में फेंक देते हैं और गंगा जी में फेंक देते हैं। और कचरा जब फैलता है तो है जो इस वजह से जो ना तो गंगा का पानी पीने लायक रहा, और समुद्र में जो कचरा इतना फैल चुका है कि समुद्र के किनारे भी नहीं बैठा जाता है, सिर्फ कचरा कचरा रहता है। तो इसलिए जो जो शांत चीज है उसको जो शांति रहने दीजिए। जिस दिन समुद्र अपना सीमा को लांघ देगा ना, उस दिन है जो समझ में आ जाएगा मनुष्य को। प्रकृति से खेला मत कीजिए। वे शांत है तो शांत ही रहने दीजिए। लेकिन हम लोग इतना खत्म, इतना बिगड़ चुके हैं कि प्रकृति के नियम को पालन नहीं करते हैं। प्रकृति क्या प्रकृति हम लोगों को फ्री में क्या चीज़ नहीं उपलब्ध करवाया, क्या चीज़ नहीं। लेकिन हम लोग प्रकृति के है जो खाली बिगाड़ते रहते हैं। प्रकृति के जो चीज़ दिए हैं फ्री में, प्रकृति उसको जो बिगाड़ते रहते हैं, कभी कुछ खाली कचरा फैलाते रहते हैं। छोड़िए। तो है जो कभी वो जो जहाज जो था वो नष्ट हो जाता था। कभी जो जहाज था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो व्यापार करने के लिए तो निकलता था, वो आधे से ज़्यादा जहाज वापस नहीं आता था क्योंकि वो जहाज कहीं खो जाता था या फिर नष्ट हो जाता था, या फिर डाकू को आया। डाकू है जो उस समय जो जहाज लूटता था, अभी भी लूटता है, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है। डाकू आया और आके AK-47 तो उस समय नहीं था, लेकिन फिर भी जो हथियार दिखा के लूट लिया जाता था जहाज को। अच्छा, अभी भी लूटा जाता है ना? हाँ, तो बच के रहिए। अब ना, अब नहीं उससे होता, अब लूटा पीटा अब नहीं होता है। अभी भी लूटा जाता है, लेकिन अब अलग तरीका से लूटा जाता है। अब AK-47 देखा कि अब नहीं कोई लूट पाता है। अभी भी लूट हो रहा है, लेकिन कुछ अलग तरीका से। ठीक है। तो जो जो जहाज जो व्यापार करने जाता था उसको है जो डाकू लोग आता और लूट के लेके जो भी सामान था वो लेके चल जाता। तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत घाटा होता था, क्योंकि जब वे व्यापार करने के लिए निकला है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और वे व्यापार ही नहीं कर पा रहा है, वे व्यापार करने के लिए निकला भी है तो वे कहीं जहाज खो जाता है, तो कहीं नष्ट हो जाता है, तो कभी डाकू है जो चाकू दिखा के लूट ले रहा है। अब ऐसे में तो दिक्कत हो रहा है। तो जब व्यापार शुरू
हुआ है जब किया था तो जो उस समय कुछ था, लेकिन है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था। अब ऐसे में क्या किया जाए, एक आग वो जो लौटता था, ऐसा नहीं था, जो जहाज जो व्यापार करने जाता था, वे भारत में आता था, मसाला वसाला का व्यापार करता था, और जो जो ले जाता था, तो उससे जो बहुत सारे जो कंपनी को फायदा होता था। इसलिए है जो उस समय काली मिर्चें, ये काला मिर्च जिसको गोलकी बोलते हैं, शायद हाँ गोलकी बोलते हैं, उसको है जो विदेश में मसाला को बहुत ही ज़्यादा डिमांड था, बहुत ही ज़्यादा। इंडिया का जो जो मसाला था वो विदेश में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था। तो वे बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए जो ये सभी भी टॉपिक के बारे में जानना जरूरी होता, इसलिए जो बता रहे हैं। अन्यथा बता रहे हैं ना, आपको शेयर मार्केट को सिखाने आए तो सिखाते हैं, टेंशन मत लीजिए। अब तो लूट लिया जाता था, अब है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है। ऐसे नहीं जाता है। अच्छा ट्रेड गलती पढ़ दी है, अच्छे समझिए ना। फायदा नहीं होता था बल्कि नुकसान होता था, और एक आध गो लौट जाता था तब तो सबका रिकवर हो जाता था। तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे पैसा का जरूरत था, बहुत सारे पैसा का जरूरत था, इसलिए क्योंकि ये जो व्यापार करने के लिए एक तो नुकसान हो रहा था, और ऊपर से जो कभी जहाज खो जाता तो कभी कुछ हो जाता। तब जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत जो है जो नुकसान होने लगा। तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो, अब जब नुकसान होने लगा, तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहता है क्या, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वे है जो कंपनी के डच इंडिया कंपनी के लोगों ने जहाज में पैसा लगाने को कहा। मतलब कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वे लोगों से कहने लगा, जो उस समय अमीर लोग थे उन लोगों से कहने लगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी कि देखो, एक तो मेरा व्यापार है जो चल नहीं रहा है, और चल भी रहा है, जैसे भी चल भी रहा था, तो जो बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसमें जो हमको बहुत है जो पैसा का ज़रूरत है। तो सुनो ना, एक काम करो, अमीर लोग के उस समय जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा था, सुनो एक काम करो, क्या करो ना कि जो जहाज व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश में जाता है, ठीक, जब कोई कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज जब व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश में जाता है और वहां से व्यापार करके लौटता है, तब सोच तब आप जानते ही हैं कि कितना प्रॉफिट होता है। तो आप भी है जो क्या कीजिए कि आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर आप पैसा लगाइए, ठीक है। क्या कीजिए, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर पैसा लगाइए, और जब जहाज व्यापार करके वापस लौटेगी तो जो फायदा होगा उस फायदा में आप जितना पैसा लगाए होंगे उस अनुसार से आपको उतना पैसा दे दिया जाएगा, ठीक, कि जितना फायदा होगा उस तरह से जो आपको जब दे दिया जाएगा। तो उस समय के जो अमीर अमीर लोग जो थे वे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पे पैसा लगाने लगे। एक जहाज यानी कि वहाँ के लोग जो है जो अमीर अमीर के लोग थे, ये दस दस अमीर 10 व्यापारी लोग है जो एक जहाज पे जो पैसा लगाने लगे, ठीक है। तो सोचिए कि एक जहाज है, ठीक है, और इसमें है जो 10 लोग है जो मिलके पैसा लगाए हैं, यानी कि अभी का मान के चलिए कि 10 लाख रुपया का जरूरत है, ठीक है, 10 लाख का, यानी जहाज में 10 लाख रुपया लग रहा है, और 10 आदमी मिलकर 1 लाख रुपया लगाता है, तो डूबेगा ही तो सिर्फ 1 लाख रुपया है ना। 10, क्योंकि यहाँ पे जो है जो 10 आदमी मिलकर लगा रहा है, तो जो डूबेगा भी तो 1 लाख रुपया ही 10 लोगों को। लेकिन कोई एक आदमी 10 लाख रुपया लगाता, तब क्या होता, 10 के 10 लाख रुपया है जो डूब जाता, डूबता कि नहीं, आप खुद सोचिए, 10 के 10 लाख रुपया है जो डूब जाता। तो इसलिए इसलिए है जो इस तरह से जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का है, कि जो अगर जहाज भी जा रहा है उसमें जो पैसा जो व्यापारी लोगों को लगाएंगे, तो जो हम तो 10 गो 20 गो जहाज तो भेजेंगे ही,
और उसमें से एक भी अगर डूब भी जाता तो सिर्फ मेरा नुकसान थोड़ी ना होगा, और जो पैसा लगाया होगा उसका भी नुकसान होगा। ये डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का दिमाग था। सोचिए कितना आगे के सोचे रखता था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो जो लोग है जो फिर डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पे लोग है जो व्यापारी लोग जो थे वे जो पैसा लगाने लगे। ठीक है, तो जहाज में जो पैसा को निवेश किया जाता था उसके अनुसार से जब जहाज वापस लौटता था तो पैसा उस अनुसार से जो लोग जितना लगाए होंगे उस अनुसार से उसको उतना पैसा को दे दिया जाता था, यानी जितना प्रॉफिट होता था उतना हो जाता था। लेकिन उस समय बहुत कम जहाज वापस आता था, बहुत कम जहाज, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जहाज खो जाता या फिर किसी डाकू द्वारा लूट लिए जाते, है ना, या फिर टूट फूट जाता। तो इसलिए जो था उस समय जो जहाज में पैसा लगाना जो लोग लगाते थे उसको जो जहाज बहुत ही कम जहाज आता था, इस वजह से नुकसान भी होता था बहुत ही। तब तब अधिक जोखिम भरा था, क्योंकि आप सोचिए खुद, क्योंकि जो 10 जहाज है जो गया उसमें से मात्र एक ही जहाज आया, तब तो जोखिम तो भरा है ही, बहुत ही जोखिम भरा था, क्योंकि जो जहाज को लूट लिया जाता या फिर नष्ट हो जाता। तब वहां के व्यापारी लोग सोचने लगे कि एक जहाज में कहाँ पैसा लगाए, एक जहाज में अगर 1 लाख रुपया लगाते हैं, 1 लाख रुपया अगर एक जहाज में लगाते हैं तब तो 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो क्या व्यापारी लोग ने कि 10 जहाज में, ठीक, 10 जहाज में 1 लाख रुपया को अलग अलग यानी 10-10 हजार रुपया लगा दिया, 10-10 हजार रुपया लगा दिया। अब जब 10-10 हजार रुपया लगा दिया तो देखिए यहाँ पे व्यापारी लोग कितना दिमाग लगाए। वहाँ पे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी दिमाग लगाया, अब जब किसी को नुकसान होने लगा तब ना बुद्धि खुलता है, जब तक दुख नहीं आएगा तब तक बुद्धि खुलेगा कहाँ से। बेदाम से नहीं बल्कि ठोकर से बुद्धि आता है, ये आप जानते हैं। तो जो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो पैसा लगवा रहा था, लेकिन वहाँ पे भी है जो किसका नुकसान हो रहा था, व्यापारी लोग के, जो लोग है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज में पैसा लगाता था, इस वजह से उस पैसा में जो बहुत जो नुकसान होता था। तब बिजनेसमैन जो उस समय के था, व्यापारी लोग, वे सोचे कि एक जहाज में कहाँ पैसा लगाएं, क्यों ना ये अपना 1 लाख रुपया को ही 10 जहाज में लगा दिया जाए, यानी 10-10 हजार जहाज में लगा देंगे। और अगर अगर 10 जहाज गया, डूब गया, 10 जहाज में जो 7 जहाज जो आया या फिर नहीं आया, डूब गया, मात्र 3 जहाज आया, तो 3 जहाज में जो कितना प्रॉफिट होगा, सबका रिकवर हो जाएगा, जो नुकसान भी हुआ वो भी है जो प्रॉफिट हो जाएगा। ये दिमाग लगाया कौन, वहाँ के व्यापारी लोग। पहले तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इस तरह से ऑफर दिया, लेकिन व्यापारी लोग जो थे वे जो इस तरह के दिमाग लगाए। तब यह संभावना पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कम से कम एक जहाज अवश्य वापस लौटेगा। समझे, पैसा तो निवेशक जो लगा दिया था उस समय जो पैसा लगाते थे निवेशक लोग यानी कि व्यापारी लोग, तो वे एक जहाज में पैसा नहीं लगाते थे बल्कि 5 से 6 जहाज में पैसा लगाते थे। तब एक भी लौट जाता था तब जो प्रॉफिट हो जाता था। ठीक है, यानी कि क्या अभी के लिए शेयर मार्केट जैसा है। फिर इस तरह से शेयर बाजार का निर्माण हुआ। शेयर बाजार में क्या होता है, शेयर बाजार में जब आप निवेश करते हैं तो क्या सिर्फ आप एक ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आप 5-6 कंपनी का शेयर खरीदते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अगर एक कंपनी डूब भी जाए, ये कंपनी 3 कंपनी डूब भी जाए, अगर 3 कंपनी भी बच गया तो ये जो इसका भी जो रिकवर करके दे देगा। समझे, तो इस तरह से जो शेयर बाजार का निर्माण हो गया। ठीक, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली स्टॉक कंपनी थी। जो हम लोग अभी शेयर मार्केट का इस्तेमाल करते हैं
जो आईपीओ के दोबारा कंपनी का शेयर लाते हैं, वो वे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय कर रहा था। तभी तो उसके पास कहाँ से हम भी सोचते थे जब ये सब चल नहीं पाता था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कैसे इतना पैसा आया कि पूरा देश में जो ट्रेड करने लगा, व्यापार करने लगा। फिर समझ में आया कि अरे यार, अरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा उतना नहीं था, बल्कि निवेशक से पैसा लेता था, और जब प्रॉफिट होता था तो अपना प्रॉफिट अपना पास भी रख लिया, और जो पैसा जो थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बचा वो भी जो निवेशक था उसको दे दिया। ये समझे। तब फिर कहा कि अरे यार, यहाँ तो गेम में कुछ और चल रहा है, और हम है जो किसी और गेम में लगे हुए हैं। ठीक ना। तो किसी सार्वजनिक कंपनी शेयर जनता द्वारा शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। जो भी कंपनी है वो बस शेयर मार्केट में लिस्ट है, उस कंपनी के शेयर को आप खरीद और बेच सकते हैं। यदि हमें जो इस कंपनी के शेयर जो 100 को शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, तो उस कंपनी के शेयर को हम अपने पास खरीद लिए, ठीक है। अब है जो किसी दूसरे के बेचना चाहते हैं 100 कंपनी के शेयर, जो 100 को शेयर है, तो उसको है जो बेच भी सकते हैं। ये होता है सार्वजनिक कंपनी में ऐसा ही होता है। शेयर बाजार का पहला आधिकारिक स्वरूप 17वीं शताब्दी में नीदरलैंड में देखा गया है। यानी कि शेयर मार्केट जो है वो नीदरलैंड में 17वीं शताब्दी में देखा गया है। उस 17वीं शताब्दी में है जो शेयर मार्केट का शुरुआत हो गया था, जिसे दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इसको जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वे जो शेयर मार्केट को है जो इस तरह से जो जन्म दिया, ये जन्म नहीं दिया था, बल्कि इस शेयर में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो घाटा हो रहा था, और तो इस वजह से जो कंपनी वाला है जो क्या क्या पैसा है जो अपने में निवेश करने के लिए कहा। यानी कि अभी के लिए, जैसे कि अभी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई है जो इंटरप्रेन्योर लोग जो हैं वो भी बिजनेस अभी कर रहे हैं, और उनको और पैसा का ज़रूरत है, तो वे पैसा है जो निवेशक के द्वारा लेते हैं, और फिर जो और भी ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो वे जो शेयर मार्केट में जाते हैं और शेयर मार्केट के द्वारा जो पैसा इकट्ठा करते हैं। उसी तरह से जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा का ज़रूरत था, तब वो अपना पैसा लेने के लिए लोगों से कहा कि आओ हमारे कंपनी में जो पैसा लगाओ, और जब कंपनी नहीं यानी जहाज में पैसा लगाओ, और जब ये जो जहाज वापस लौटेगा तो उस अनुसार से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा जितना आप पैसा लगाए होंगे। यानी कि अभी की ही तरह शेयर मार्केट है जो काम कर रहा था, कौन उस तरह से ईस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। इस इसको प्रोनाउंसिएशन है जो बार बार गड़बड़ा जाता है, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है जो आप खुद कर ले। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो था उस समय, यानी कि 1600 लगभग 2 में हुआ था शायद, हमको भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 1602 में जो नीदरलैंड में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो है वे बना था, समझे। फिर है जो उसी तरह से जो शेयर मार्केट पे जो बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का स्थापित होना स्टार्ट हो गया। हाँ देखिए, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 में नीदरलैंड में बना। फिर समय बीतता गया, उसके बाद 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जो अमेरिका में है, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बना। इसी तरह से और समय बीतता गया। फिर है जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1801 में ब्रिटेन में बना। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी से शेयर मार्केट का जन्म हो गया था। अब फिर धीरे धीरे लोगों को ये सब चीज़ समझ में आने लगा, तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ने लगे उस तरह से लोग है जो स्टॉक एक्सचेंज है जो अपने आप अपना देश का बनाने लगे। उसके बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो अमेरिका का वे बनाया कब, 1792 में। फिर ब्रिटेन है जो 1801 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज को बनाया। फिर है जो अपना देश भारत में 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना, समझे। धीरे धीरे जो
फैलना शुरू हो गया था। फिर देखिए, ये तो जो शेयर मार्केट का जन्म किस तरह से हो गया ये जान गए, लेकिन आप जानते हैं ये शेयर मार्केट का इतिहास क्या था ये तो जान गए, लेकिन भारत में शेयर बाजार का क्या इतिहास है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज, क्या भारत में जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो बे 1850 में, क्या 1850 में भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1850 में बम्बई, जिसे अब मुंबई कहते हैं, वे स्टॉक एक्सचेंज जो था वे एक बरगद के पेड़ के नीचे से शुरू हुआ। क्या, जो अभी का जो स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वे एक बरगद के पेड़ के नीचे से शुरुआत हुआ। समझे, इसको शुरुआत करने के लिए जो था शुरुआत में 4 गुजराती और एक पारसी बरगद के पेड़ के नीचे व्यापार करने लगे। जिस तरह से अभी जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसी तरह से 4 गुजराती एक पारसी बरगद के पेड़ के नीचे व्यापार करने लगे। और बाद में जब करने लगे 4 गुजराती और एक पारसी, तो व्यापार तो होने लगा। फिर धीरे धीरे, क्या, फिर धीरे धीरे व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो है जो पहले तो 5 लोग के मिलके, फिर 6, 7, 10, 15, 20, इस तरह से जो उसमें जो लोगों को जो समझ में आने लगा, और इस तरह से जो शेयर मार्केट में है जो व्यापार करना शुरू कर दिए। फिर 1875 में 318 व्यापारियों ने एक साथ मिलकर एक संगठन बनाया। समझे, 1875 में 318 व्यापारियों ने एक साथ मिलकर एक संगठन बनाया। ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में ही हुआ था। उसके बाद जो एक संगठन तो बना लिया, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद जो है 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हो गया। ठीक है, तब द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नाम से यह संगठन जो था वह जो लिस्टेड हुआ। कौन, जब जो 318 व्यापारियों जो मिलकर जो संगठन बनाए थे वो वे है जो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नाम से यह संगठन रजिस्टर हुआ और शेयर बाजार काम करने लगा। समझे, उसके बाद है जो शेयर बाजार काम करने लगा। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहने लगा। पहले तो इसका नाम जो था वो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन, उसके बाद फिर जो नाम है वो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहे जाने लगा। उस समय 1875 की बात है। उस समय केवल अमीर लोग ही शेयर बाजार में निवेश करते थे। कौन, केवल अमीर लोग ही शेयर बाजार में निवेश करते थे। फिर है जो अभी का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1928 में अभी जो है उसकी इस बिल्डिंग में जो अभी जो बीएससी है उसको जो शिफ्ट कर दिया गया है। फिर है जो बीएससी को 1957 में सरकारी मान्यता प्राप्त हो गया। फिर है जो बीएससी को 1957 में सरकारी मान्यता प्राप्त हो गया। समझे, शेयर मार्केट का, भारत का शेयर मार्केट का इतिहास क्या है और दुनिया का है जो शेयर मार्केट का इतिहास क्या है, शेयर मार्केट का कैसे जन्म हुआ, ये समझ में आ गया ना आपको। अब आगे और देखते हैं। भारत में शेयर बाजार की संपूर्ण क्रिया प्रणाली की निगरानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के द्वारा, यानी कि क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है जो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है।
जिस तरह से बैंक का रेगुलेटर, बैंक का जो देखभाल है वो आरबीआई करते हैं, उसी तरह से शेयर मार्केट, फाइनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, इसका जो रेगुलेटर है वो वे है, कौन है? सेबी है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो भारत को जो भी रेगुलेट करते हैं वो वे कौन करते हैं? सेबी करते हैं। जो बीएसई जो है, वे बीएसई जो है वे सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि यह एशिया का, ये सब एशिया में जितना भी जो देश देखते हैं उस वे है जो एशिया में सबसे पहले जो कौन था? बीएसई ही था, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही था। अच्छा, आप ये बताइए किस तरह से पढ़ाएं, या फिर बिना जो प्रेजेंटेशन बना हुए डायरेक्ट पढ़ाने में मज़ा लगता है, डायरेक्ट जो आसानी से बता पाते हैं। इसमें जो इस तरह से बताते हैं, ये कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो इस तरह से तो करेंगे, लेकिन अपने खुल के पढ़ाते हैं ना तो उसका मज़ा ही अलग रहता है। इस तरह से जब हम पढ़ाते हैं तो लगता है कि ये एक बंधन की तरह है, लेकिन जब खुल के पढ़ाते हैं ना, जैसे कि ये सब पीपीटी तैयार नहीं किए, डायरेक्ट वो जो आए और ये जो बोर्ड पे बताना स्टार्ट कर दिए, तो उसका मज़ा हमको अलग लगता है। लेकिन इसमें जो पढ़ा रहे हैं इस तरह से, तो लग रहा है कि एकदम है जो एकदम डर डर के पढ़ा रहे हैं, समझे ना? डर डर के तो नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा है कि आगे क्या बताएं, आगे क्या बताएं। लेकिन उसमें जो एकदम पूरा फ्रीडम रहता है, क्या बताना होता है, क्या चीज़ नहीं बताना होता, वे पूरा का पूरा एकदम फ्रीडम, एकदम आसानी से बता पाते हैं। तो आपको इस तरह से चाहिए या फिर उस तरह से, ये आप बताइएगा। ये जो अभी हम जो ट्राई कर रहे हैं, आपको जिस तरह से भी पसंद आए उस तरह से हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से पीपीटी के द्वारा पढ़ाया जाए या फिर डायरेक्ट जो बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाए, जिस तरह से भी रहे आप हमको जो बताइएगा उस तरह से जो पढ़ाना शुरू करेंगे। शायद आपको ये जो शेयर मार्केट का क्या इतिहास है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ गए ना कि शेयर मार्केट का क्या क्या इतिहास है? तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो जो आप जो बोलिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा और बोलिएगा कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, फिर इसको फिर से बताइए, तो हमें जो दोबारा है जो फिर से जो बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देखिए, कुछ और बता दें? रहने देते, आज के लिए इतना ही। शेयर मार्केट का इतिहास क्या ये हम लोग आज है जो आज समझ गए, तो आज के लिए क्या करें, इतना ही रहने देते हैं।